Good morning, students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed few accounting problems related to accounting for goods and service tax. Today we will move to the another practical problems related to goods and service tax. Before solving the practical problem, here it is a important notes for you, that is GST not levied. GST is not levied in the following cases. It means कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे GST चार्ज नहीं होता है. यू नो वेरी वेल, पेट्रोलियम्स के अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे GST चार्ज नहीं होता, एज वेल एज बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जिन ट्रांजेक्शन्स पे GST चार्ज नहीं होता है. So what are the basic transaction on which GST not levied, which are as follows. The number one, amount introduced into the business by proprietor as capital. अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर यानी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है एज अ कैपिटल, सो उस पर GST चार्ज नहीं होता. अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़. अगर प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो उस पर भी GST चार्ज नहीं होता है. अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो तो उस पर भी GST चार्ज नहीं होता है. अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी अगर हमने अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, क्रेडिटर्स को पे किया और डिस्काउंट मिला तो उस सिचुएशन में भी GST चार्ज नहीं होता. एज वेल एज अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड. अगर डेटर्स से हमें पैसा मिलता है या हम उनको डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो सिचुएशन में भी GST को हम चार्ज नहीं करते. बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. इफ देयर एनी अमाउंट डज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, इट इज़ टर्म्ड एज बैड डेब्ट्स. सो बैड डेब्ट्स पे भी GST चार्ज नहीं होता है. एज वेल एज व्हेन एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर आफ्टर ट्रीटिंग एज बैड डेब्ट्स, यानी कोई भी पैसा जिसको मैंने डेटर को दिया है और डेटर को मैंने बैड डेब्ट्स मान लिया और आफ्टर सम टाइम्स वो पैसा हमें रिकवर हो जाता है तो उस पर भी GST चार्ज नहीं होता है. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बट वेजेस एंड सैलरी के पेमेंट पे कोई GST चार्ज नहीं होता. पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होती हैं एंड वाटर बिल्स होती हैं इस पर भी GST चार्ज नहीं होता है. एंड पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को बियर करते हैं इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस, बट इस पर भी GST चार्ज नहीं होता है. सो दैट बेसिकली 10 पॉइंट्स ऑन विच GST इज़ नॉट लेवाइड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दी above concept. The illustration number 5, intra-state, that is within state, यानी ये जो क्वेश्चन है वो within state का है. यानी यू नो वेरी वेल कि जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विस को स्टेट के अंदर परचेज या सेल करते हैं तो उस पर CGST एंड SGST इक्वल रेट पे चार्ज होता है. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, चार्जिंग CGST एंड SGST एट रेट ऑफ 6% ईच. यानी आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री पास करनी है और ये मान के चलना है कि सारा ट्रांजेक्शन उत्तर प्रदेश के स्टेट के अंदर हुआ है, यानी कि उस पर CGST SGST चार्ज होगा और रेट जो है 6% ईच है, यानी CGST के 6% और SGST के लिए 6% है. सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख. यानी ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 50,000 से और चेक से 4 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया. तो यू नो वेरी वेल कि ये दोनों कैपिटल का पार्ट है. नंबर सेकंड, ब्रॉड गुड्स ऑफ द लेस प्राइस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस. 60% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाई चेक. नंबर थर्ड, sold goods to Manoj and company of the list price of ₹2 lakh less 15% trade discount and 4% cash discount on sale price and received 40% by check.
Paid to Gauri Shankar 95,000 by check after deducting 5% cash discount. Electricity expenses paid by check for office 20,000 and for residence of proprietor 10,000. Paid salaries by check 25,000. Dinanath, a debtor for 40,000, has become bankrupt and 25% is received from his estate by check. Number 8, withdraw from bank 60,000 for office use and 20,000 for personal use. Receive by check for a bad debts written off of the last year, that is 10,000. And last, sold goods costing 60,000 to Kishore against check at a profit of 25% on the cost less 10% trade discount. Cash discount allowed 2% on sale price. इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी, यानी आपको CGST SGST को एडजस्ट नहीं करना है और कोई पेमेंट की एंट्री पास नहीं करनी है. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में टोटल 10 एंट्रीज पास होंगी. इसमें जो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिस पे जीएसटी चार्ज होगा और कुछ ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कैटेगराइज कर लेते हैं किस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा. तो सम ऑफ द फर्स्ट कि जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, दैट इज़ अमाउंट इंट्रोड्यूस एज अ कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी पे expenses, salary and bankruptcy and withdrawn, bad debts written off, recovered. So such kind of transaction does not levy any kind of GST. So first of all, before solving the question, first of all we prepare the format of journal. First of all we write down the heading Journal of Ravi and Company and make a 5 column of journal, that is date, particular, LF, amount debit and amount credit. So let's we move to the first transaction. The first transaction is started business with cash rupees 50,000 and check for 4 lakh. You know very well कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैश 50,000 चाहिए और 4 लाख रुपीज़ का चेक से पैसा चाहिए. तो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल बिजनेस में कैश का पैसा आया है 50,000 एंड चेक का पैसा कौन रिसीव करता है, बैंक रिसीव करता है. सो 4 लाख रिसीव बाय बैंक एंड टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ओनर, दैट इज़ 4,50,000. सो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल देयर इज़ अ नो GST, so simple entry will be passed. Cash account debit, bank account debit to capital. Okay, and the narration is amount introduced in the business and then amount 50,000 for cash, 4 lakh for the bank and 4,50,000 as a capital. Next entry, purchase goods of the list price of 1 lakh from Gopal Brothers, less 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price. 60% amount was paid immediately by check. तो you know very well कि हमने 1 लाख रुपए का सामान ख़रीदा, उसमें से GST कट गया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो गया, दैट इज़ 20%. यू नो 20% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा, यानी द नेट वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ अमाउंट दैट इज़ 80,000. एंड इसमें से यू नो वेरी वेल 60% अमाउंट आपने पे किया है, सो 60% पे कैश डिस्काउंट चार्ज होगा, 40% जो है उस पर चार्ज नहीं होगा, यानी 32,000 पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा. रही बात 60%, तो 60% जो है उस पर GST चार्ज होगा 6, दैट इज़ जो भी प्रिस्क्राइब रेट दिया है, और उसमें से भी हम लोग इस पे पहले GST चार्ज करेंगे, इसमें भी GST चार्ज करेंगे, 6% CGST, 6% SGST, और जितनी वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, दैट इज़ 5%. तो 48,000 का जो भी 5% आएगा उसे हम लोग कैश डिस्काउंट की तरह ट्रीट करेंगे. सो उसको और ईजी समझने के लिए लेट्स वी मूव टू द वर्किंग नोट. लिस्ट ऑफ द गुड्स परचेज दैट इज़ 1 lakh and thereafter we deduct the trade discount, that is 80,000. So the net value of the amount is 80,000 and thereafter we add the GST 80,000, the 6% CGST and 6% SGST, 4,804, and total bill is purchase amount that is 89,600 including GST. So the cash transaction is 60%, 89,600 का 60% आपको मिला है 53,760, बट इसमें से आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया है
5% का। और कैश डिस्काउंट हमेशा किस में मिलेगा, हमेशा बिफोर जीएसटी लगेगा। यू नो वेरी वेल कि आपको टोटल अमाउंट मिलना चाहिए था 1 लाख था, जिसमें से आपको 60% सॉरी आपका नेट अमाउंट था 80,000, तो 80,000 का आपको 60% यानी 48,000 पे 5% का आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा उतनी वैल्यू पे मिलता है जितनी वैल्यू आपको रिसीव होती है, और उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सो कैश डिस्काउंट आपका आया 2,400। सो आपको कितना पैसा मिला होगा, अमाउंट रिसीव 51,360, और कितना अमाउंट नहीं मिला होगा, दैट इज़ 40% ऑफ 89,600, क्योंकि जब परचेस का पैसा आपने नहीं दिया, सो दैट्स वाई आपने जीएसटी का भी पैसा नहीं दिया होगा। सो इस टेबल से आप पहले ये समझ लीजिए कितनी अमाउंट डेबिट होगी, कितनी अमाउंट क्रेडिट। सो परचेज़ में जाएगी आपकी वैल्यू, परचेज़ में वैल्यू जाएगी परचेज़ अकाउंट डेबिट, दैट इज़ 80,000, एंड इनपुट CGST एंड इनपुट SGST 4,800 4,800। फिर टू कैश में जाएगी 51,360, टू डिस्काउंट रिसीव में जाएगी 2,400, एंड टू सप्लायर जिससे अभी आपने सामान ख़रीदा है, जो भी उसका नाम है, उसका अमाउंट से जाएगी 35,840। सो द ट्रांजेक्शन इज़ परचेज अकाउंट डेबिट, that is 80,000, input CGST debit 4,800, input SGST 4,800, एंड यू नो वेरी वेल आपने पे कितना किया है 51,360, जिसमें आपको डिस्काउंट मिला है 2,400, एंड रिमेनिंग अमाउंट सप्लायर का नाम है गोपाल ब्रदर्स, टू गोपाल ब्रदर्स 35,840, जिसका पैसा अभी आपने पे नहीं किया। सो द नरेशन इज गुड्स परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। Okay, let's move to the third. Sold goods to Manoj and company of the less price of 2 lakh less 15% trade discount and 4% cash discount on the sale price and receive 40% by check. So 2 लाख में 15% तो पहले आप सीधे सीधे डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, और फिर उसका 40% निकालेंगे, और 40% पे आप पहले 4% का कैश डिस्काउंट देंगे और जीएसटी को ऐड करेंगे। जीएसटी का जो रेट है वो है 6% ईच। So let's move to the solution. First of all, so you sell the goods, list price of goods sold, that is 2 lakh, and the trade discount deduct 15%, so the net value after deducting trade discount, that is 1,70,000. Thereafter you add the CGST 6% and SGST 6%, 10,200 10,200, and total amount to be received from the customer, that is 1,90,400. But customer ने आपको सिर्फ 40% पैसा दिया है, सो द 40% इज़ 76,160, बट यू नो कि जितना पैसा आपको मिला है उस पर आपने कैश डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू बिफोर जो 1,70,000 का जो 40% है उसी का हम कैश डिस्काउंट देते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड और रिसीव्ड ओनली ऑन द पार्ट ऑफ नेट वैल्यू बिफोर इंक्लूडिंग जीएसटी। उसमें जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सो अगर आप देखें तो उसमें नेट वैल्यू जो है 1,70,000 है, उसमें जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। उसी का आप जितना पैसा आपको मिला है, कितना 40% मिला है, तो 40% पे ही आप 4% का कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। सो ये तो आपने सेल किया है तो आपको कैश डिस्काउंट अलाउड किया गया होगा। सो इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि कितनी वैल्यू कहाँ जाएगी। ये वैल्यू जाएगी सेल्स में, क्योंकि आपने इतना सेल्स किया है। ये वैल्यू जाएगी CGST और SGST आउटपुट के नाम से, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल यू नो वेरी वेल कि आउटपुट CGST एंड SGST का ट्रीटमेंट होता है। देयर आफ्टर आपको कितना पैसा मिला है, हमको पैसा मिला है 73,440 रुपीज़। सो ये जाएगा कैश और बैंक में जिसमें पैसा मिला हो। 2,720 ये कैश डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल यू नो वेरी वेल आप डिस्काउंट अलाउड करते हो। और कितना पैसा नहीं मिला है, दैट इज़ 60% ऑफ 1,90,400, दैट इज़ 1,14,240। तो इतना पैसा भी आपका ड्यू है। सो ये पैसा जितना भी ड्यू होता है वो हम परचेस कर रहे हैं तो सप्लायर के नाम से, और अगर सेल कर रहे हैं तो कस्टमर के नाम से डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। सेल करते हैं तो डेबिट करते हैं, और परचेस करते हैं तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं यानी क्रेडिट करते हैं। सो द एंट्री विल बी
Bank account debit 73,440. Discount allowed debit 2,720. Manoj and company 1,14,240. Total sales 1,70,000. Output CGST 10,200 and output SGST 10,200. Narration is goods sold at 15% trade discount and 4% cash discount. Let's move to the next transaction. Paid to Gauri Shankar 95,000 by check after deducting 5% cash discount. हमने गौरी शंकर को 95,000 चेक के थ्रू पे किया जिसमें 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज लेट एज्यूम कि आपको पे करना था 100 रुपीज़, आपने उसमें 5% कैश डिस्काउंट पे कर दिया. सो 5 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद आपके पास अब कितना पैसा बच रहा है? 95 रुपीज़ बच रहा है. सो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आपने 95,000 पे किया है गौरी शंकर को, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस है. अगर आप एज्यूम करें कि लेट अगर आपको पैसा मिलना था 100 रुपीज़, आपने उसमें 5% कैश डिस्काउंट अवेल करा लिया, यानी अब आपको मिलना कितना? 95. सो यानी 95 जो है वो 95,095 के इक्विवेलेंट है, यानी आपको मिलना कितना चाहिए था? 1 लाख. सो आपको मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए, लेकिन आपको मिला कितना है? 95 आपको देना कितना था? 1 लाख रुपए, लेकिन आपने दिया कितना है? 95,000, यानी उसमें 5% का कैश डिस्काउंट हो गया. तो कैश डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है? रिसीव्ड है, बिकॉज पेड के टाइम हमेशा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. गौरी शंकर अकाउंट डेबिट, पे कितना करना चाहिए था? 1 लाख रुपए, पे कितना किया? 95,000. 5,000 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया. और किस तरह का डिस्काउंट है? रिसीव्ड. सेटलमेंट ऑफ 1 लाख आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. ओके, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन नंबर 5th. Electricity expenses paid by check for office 20,000 and for resident of proprietor that is 10,000. तो you know very well आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है चेक के थ्रू. ऑफिस के लिए 20,000 पे किया है और अपने घर के लिए पे किया है 10,000. तो यू नो वेरी वेल कि जब हम ऑफिस के लिए पे करते हैं इट इज़ एन एक्सपेंस, बट अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए पे करते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं. सो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से डेबिट होगा 20,000 और ड्राइंग के नाम से डेबिट होगा 10,000 एंड टोटल अमाउंट आपने चेक से पे की है, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू नो वेरी वेल सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आप लोग GST चार्ज नहीं करते हो. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 30,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर ऑफिस एंड रेसिडेंट फॉर प्रोप्राइटर. Number 6, paid salary by check 25,000. सो यू नो वेरी वेल आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हो चेक के थ्रू, चेक कैसे भी. तो यू नो वेरी वेल अभी मैंने जस्ट बताया कि सैलरी अगर या वेजेस अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं तो उस पर भी GST चार्ज नहीं होता है. सो इन दिस सिचुएशन यू नो सैलरी इज़ एन एक्सपेंस एंड you pay the salary by check, so to bank, and the value is 25,000. So the entry will be salary account debit to bank. So the 6th number entry is salaries account debit to bank, and the amount is 25,000, and the narration is salary paid. Next, number 7, Dinanath, a debtor for 40,000 has become bankrupt. दीनानाथ के पास 40,000 रुपीज़ था, वो बिजनेस का डेटर था. ही बिकम्स अ बैंक करप्ट, यानी इंसॉल्वेंट हो गया, और सिर्फ उससे 25% इज़ रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक, यानी सिर्फ उससे 25% मिला. तो यू नो वेरी वेल 40,000 का 25% रिसीव हुआ, दैट इज़ 10,000 रिसीव हुआ. बाकी 30,000 वो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी. यू नो व्हाट इज़ बैड डेब्ट्स? अमाउंट not recovered from the debtor, it is known as bad debts. So bad debts is a loss. So in this situation the journal entry will be bank account debit because amount received through check. Bad debts account debit 30,000 to Dinanath 40,000. Next one is number 8, withdraw from bank 60,000 for office use and 20,000 for personal use. You know very well
अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो चाहे ऑफिस पर्पज़ के लिए चाहे पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो यू नो वेरी वेल कि उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है. सो इट इज़ अ drawing as well as for the office use. So drawing account debit, cash account debit to bank. Why? Because who's a giver in this situation? When you withdraw the amount from the bank, so the giver is bank, so the bank account is credit, and what comes? Cash comes. And what is the expense? Drawing. 60,000 ऑफिस के लिए निकाला, दैट्स वाई कैश डेबिट हुआ. पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाला 20,000 तो ड्राइंग डेबिट हुआ. एंड बैंक से टोटल आपने कितना विड्रॉ किया? 80,000, बिकॉज बैंक ने टोटल आपको 80,000 रुपीज़ दिया. सो द एंट्री नरेशन विल बी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एंड पर्सनल यूज़. नंबर 9, रिसीव बाई चेक फॉर अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. या आपको चेक मिला लास्ट ईयर, आपने जिसे बैड डेब्ट्स मान लिया था 10,000 रुपीज़ का, वो पैसा आपको फिर से मिल गया. सो यू नो वेरी वेल इट इज़ नोन एज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. यानी जब आप किसी अमाउंट को बैड डेब्ट्स मान लेते हो और आफ्टर सम टाइम्स वो पैसा आपको रिटर्न बैक मिल जाता है, तो विच इज़ नोन एज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. द अमाउंट कितना मिला? 10,000. और कितना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ? दैट्स वाई दैट इज़ 10,000. सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. चेक के थ्रू मिला, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी डिस्कस बाय मी इन द लास्ट वीडियोज़. Let's move to the last transaction of this question, that is sold goods costing 60,000 to Kishore Kumar against check at a profit of 25% on cost and less 10% trade discount. Cash discount allowed at the rate of 2% on sale price. तो you know very well जब आप गुड्स सेल करते हो और जीएसटी उस पर चार्ज होता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने ट्रांजेक्शन किए, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, विड्रॉन, बैंक करप्टी, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पेमेंट, इन सारों पे जीएसटी चार्ज नहीं होता. बट जब आप गुड्स को सेल करते हो, 60,000 का गुड्स आपने सेल किया है 20% प्रॉफिट पे. सो पहले तो आप सेल वैल्यू निकाल लो. सेल वैल्यू क्या होगी? 60,000 की कॉस्ट है, उस पर 25% ऐड करना है, 15,000, दैट इज़ 75,000 रुपीज़ का आपको सेल करना है. उसमें से पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 10% से, 67,500 आपको पे करना था, सॉरी मिलना था, बिकॉज आपने सेल किया. अब 67,500 में आपको 2% का क्या मिल गया? कैश डिस्काउंट मिल गया. सो जीएसटी भी यू नो वेरी वेल 67,500 पे जीएसटी चार्ज होगा, डेट इज़ 6% CGST एंड 6% SGST एज आउटपुट. सो द नेक्स्ट लेट्स मूव टू द illustration. The cost of the goods is 60,000 and thereafter we add the 25% profit on cost, that is 15,000. That is total value 75,000. Thereafter we deduct the trade discount 10%, that is 7,500. So the net value after deducting trade discount, that is 67,500. After that you add the GST, CGST 6% and SGST 6%, 4,050 each, and the total amount is 75,600. Thereafter you know very well cash discount 2% के रेट से चार्ज होगा. यू नो वैन जब आप कोई गुड्स सेल करते हैं तो उस पर कैश डिस्काउंट 2% से रिसीव होता है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा नेट वैल्यू पे चार्ज होता है, डेट इज़ 67,500. यानी जीएसटी पे आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलता. सो आपको कैश डिस्काउंट कितना अलाउड करना पड़ा एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज़ 1,350, एंड नेट अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ? 74,250. सो इस टेबल से आपको समझा दें, इतना पैसा आपको मिला होगा, इतना पैसा आपने डिस्काउंट अलाउड किया, सो डेबिट हो जाएगा. एंड ये दोनों तो डेबिट क्रेडिट होंगे एज अ जीएसटी, एंड 67,500 ट्रीटेड एज सेल्स. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 74,250, discount allowed 1,350, to sales 67,500, output CGST 4,050 and output SGST 4,050. ओके, बिकॉज सेल हुआ 67,500 का, उस पर GST चार्ज किया गया, आपको
पैसा मिला 74,250 एंड उसमें डिस्काउंट आपका चार्ज हुआ 1,350। हमेशा डिस्काउंट जो चार्ज होगा इस वैल्यू का चार्ज होगा, इसी पे इसको चार्ज किया गया। सो हम लोगों ने आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया जिसमें कुछ पे जीएसटी चार्ज हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज नहीं हुआ। सो बेसिकली वी कैन से दैट द फॉलोइंग आइटम्स वेयर जीएसटी इज़ नॉट लेवाइड, दैट इज़ व्हेन एनी ओनर introduce a amount as a capital or withdrawn for the personal purpose, amount deposited or withdrawn from the bank, amount paid or received from the supplier and customer, and discount received and allowed, bad debts recovered and bad debts written off, payment of wages and salary, payment of electricity, water bill and traveling expenses. So in such of the above situation GST not levied, यानी GST उस पर चार्ज नहीं होता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ okay, let's move to the next type of adjustment required in accounting for goods and service tax. In case of interstate supply of goods and service, that is sales from one state to another sales. You know very well कि there are basically two types of supply of goods and services. The first one is intra-state supply, number second is interstate supply. यानी जब हम किसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई स्टेट के अंदर करते हैं तो उस पर CGST SGST इक्वल रेट से चार्ज होता है, और लेकिन जब हम किसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई स्टेट के बाहर करते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सप्लाई होती है, जैसे यूपी से एमपी के बीच में किसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती है, सो इस सिचुएशन में हम CGST SGST चार्ज नहीं करते। इन दिस सिचुएशन हम लोग IGST चार्ज करते हैं इक्वल, मतलब एक रेट से। जैसे अगर हम विद इन स्टेट सेल करते हैं तो जो GST चार्ज होता है वो CGST SGST में इक्वल डिवाइड होता। बट जब हम IGST चार्ज करते हैं, पहले तो IGST चार्ज कब करते हैं, जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में हम IGST चार्ज करते हैं। और इसमें कोई बंटवारा नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर 12% GST है तो IGST भी टोटल 12% चार्ज होगा। सो इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट जनरल एंट्री, व्हेन वी परचेज अ गुड्स फ्रॉम अनदर स्टेट, यानी हम कब गुड्स परचेज करें किसी दूसरे स्टेट से, सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर एंड इनपुट IGST विल बी डेबिटेड सेम एज इट इज़ जब हम परचेज करते थे विद इन अ स्टेट। सो इनपुट CGST इनपुट SGST चार्ज होता था। व्हेन वी सेल ऑफ गुड्स टू अनदर स्टेट, जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं किसी बाहरी स्टेट को, सो सिचुएशन में एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट। बैंक तब डेबिट होगा जब पैसा मिलेगा, और डेटर तब डेबिट होगा जब आप क्रेडिट सेल करो। एंड टू सेल्स एंड टू आउटपुट IGST, यू नो एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट IGST is debited and at the time of sale output IGST will be credited. The number third, for purchase of assets, when you purchase assets from another state, यानी आपने किसी अदर स्टेट से अगर आपने कोई एसेट्स परचेज की है, सो इन दिस सिचुएशन एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड इनपुट IGST डेबिट टू बैंक। सो बैंक हम इसलिए लिख रहे हैं कि जनरली हम लोग जब भी कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसका पेमेंट चेक से ही पे करते हैं। अगर आप चेक से ना पे करके कैश में पे करें तो कैश क्रेडिट होगा, किसी सप्लायर से खरीदें तो सप्लायर का नाम होगा। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर एक्सपेंस इनकर्ड आउटसाइड द स्टेट, अगर हम स्टेट के बाहर कोई एक्सपेंस बियर करते हैं, सो इन दिस सिचुएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, इनपुट IGST डेबिट होगा और बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम पे किए। सो एक्सपेंस डेबिट, इनपुट IGST डेबिट एंड टू बैंक। एंड नंबर लास्ट, फॉर इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, अगर आपको कोई इनकम हो रही है स्टेट के बाहर से, सो सिचुएशन में बैंक डेबिट होगा जितना पैसा आपको मिलेगा, बट इसमें आप जितनी इनकम मिलेगी वो इनकम, और साथ ही साथ जो GST भी रिसीव होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल जब आप एक्सपेंस पेयर करते हो तो GST पे करते हो, और जब आप सेल करते हो या आपको इनकम होती है तो आपको GST रिसीव होती है, दैट इज़ आउटपुट GST। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, यानी जब हम दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ दो कॉन्सेप्ट होता है, इनपुट IGST
यानी इनपुट IGST मतलब GST पे करना, और आउटपुट IGST का मतलब होता है GST रिसीव करता है। जनरली हम लोग GST कब कब पे करते हैं? जब हम परचेस करते हैं, जब हम एक्सपेंस बियर करते हैं, या जब हम एसेट्स परचेस करते हैं। ओके और GST हमें कब कब रिसीव होता है? जब हम सेल करते हैं या जब हमें कोई इनकम जनरेट होती है। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि जब दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ दो तरह का टैक्स पेयर होता है, इनपुट IGST एंड आउटपुट IGST। इनपुट IGST डेबिट होता है और आउटपुट IGST क्रेडिट होता है। और इनपुट IGST किस किस फॉर्म में चार्ज हो सकता है? व्हेन वी परचेज, व्हेन वी पेड एन एक्सपेंस एंड व्हेन वी परचेज एन एसेट्स। एंड आउटपुट IGST विल बी चार्ज व्हेन वी सेल and when we received earned income from outside these states. So basically आज हम लोगों ने एक दो important part topic को discuss किया. The first topic which are related to the GST not levied. There are basically 10 situation where GST is not levied, and thereafter we solve the practical problem based on this situation. And after that we discuss the journal entry required to past when goods are sold to the another state or purchased from the another states. It means interstate supply of goods and service from one state to another states. So I hope ki today we understand this topic very clearly. Apart from this, if you have any kinds of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.